नमस्कार। आज हम ये जानेंगे कि अक्सर ऐसा देखा जाता है कि हम होम्योपैथिक में कि कई बार हमने दवाई सही सेलेक्ट किया, पोटेंसी भी उसकी सही सेलेक्ट की, डोज़ भी सही दिया, फिर भी ऐसा अक्सर देखा जाता है कि पेशेंट को सही रिस्पॉन्स नहीं आया, अच्छा रिज़ल्ट नहीं आता है, दवाइयाँ अच्छे से काम नहीं करती हैं। तो सर, इसके पीछे का कारण क्या हो सकता है, आप बताएं। थैंक यू। आज का विषय वास्तव में बहुत ही गंभीर विषय है और इस विषय को समझने के लिए बेसिकली कि आखिर में ऐसा क्या होता है कि हमारी दवा भी सही है, हमारे पोटेंसी का सिलेक्शन भी सही है, जो रिक्वायर्ड डोजेस हैं जो पेशेंट को देने चाहिए वो डोजेस भी हमने सही सेलेक्ट किए हैं, और बावजूद उसके हम देखते हैं कि मेडिसिन काम नहीं कर रही है। इसके पीछे दो बातें हैं। एक, जो एरर फ्रॉम द पेशेंट साइड, यानी कि पेशेंट की तरफ से कुछ एरर्स पाए जाते हैं, और दूसरा द एरर फ्रॉम द फिजिशियन साइड। जो एरर फ्रॉम फिजिशियन है इसमें दो चीज़ें हैं। एक एरर फ्रॉम द प्रिस्क्रिप्शन साइड और दूसरा है कि एरर इन द फार्मास्यूटिकल साइड। फार्मास्यूटिकल साइड में जो एरर्स अगर पाए जाते हैं तो ये भी एक कारण है कि दवा का हमको प्रॉपर रिजल्ट दिखाई नहीं देता है। इसके बाद जो बात आती है वो आती है कि एरर फ्रॉम द पेशेंट साइड। पेशेंट साइड के मल्टीपल एरर्स हैं। हम इसकी शुरुआत करते हैं जिसमें पहला ही एरर है कि अगर पेशेंट के साथ कोई एडवांस पैथोलॉजी डेवलप की हुई हो, एडवांस स्टेज में पैथोलॉजी हो जिसमें ऑर्गन फेल्योर से लेकर के और तमाम सारी चीज़ें हैं, तो वो भी एक कारण हो सकता है। दूसरा, पेशेंट अगर हमारे पास आया है और वो एक्सरे थेरेपी या रेडिएशन थेरेपी लेके आया है, जैसे कैंसर वगैरह के केसेस में कीमोथेरेपी या इस तरह की चीज़ें देखने को मिलती हैं। तीसरा है कि जो नॉन पैथोलॉजिकल मैकेनिकल ऑब्स्ट्रक्शन, जैसे मान लीजिए कि कोई ऐसा देखने को मिलता है कि कोई मैकेनिकल ऑब्स्ट्रक्शंस आ रखे हैं, जैसे कोई फॉरेन पार्टिकल्स है, कोई बच्चा सिक्का निगल लिया हो या कोई कान में कोई बड़ी चीज़ जो अंदर डाल लिया हो, तो ये इस तरह के कंडीशंस भी अगर हैं तो इसका मेडिसिन उतना अच्छा रिजल्ट नहीं दे पाती है। इसके बाद आता है जैसे साइकिक ट्रॉमा। इसके बाद देखने को मिलता है कि जैसे मेंटल स्ट्रेस है, डोमेस्टिक सिचुएशन स्ट्रेसफुल है, घरेलू माहौल जिसमें हमेशा किचकिच की स्थिति बनी हुई है, तमाम तरह की मतलब अशांत वातावरण बना हुआ है, इमोशनल स्ट्रेस बना हुआ है, तो ये सारे भी एक कारण और ये सब भी एक कॉज एग्जिस्ट करते हैं। इसके साथ में जैसे अगर किसी को बहुत ज़्यादा ओवर एंजाइटी है, फाइनेंशियल स्ट्रेस है, या इंडस्ट्रियल जो डिमांड है, मान लीजिए कोई इंडस्ट्रीज चलाता हो और इंडस्ट्रियल डिमांड है और वो प्रॉपर तरीके से सप्लाई नहीं कर पा रहा हो, तो ये भी पेशेंट के साथ अगर ऐसे सिचुएशन हैं तो वो भी एक कारण बना हुआ है। इसके साथ में जैसे अगर हम देखेंगे तो कुछ पेशेंट्स जिनकी एक हैबिट होती है, छोटी छोटी बातों पे भी एनाल्जेसिक्स का यूज़ कर लेते हैं, स्लीपिंग पिल्स का प्रयोग करते हैं, नारकोटिक्स का प्रयोग करते हैं। यहाँ तक कि डॉक्टर केंट ने कहा है कि इफ़ ए पेशेंट केम इन योर चैम्बर बिलोंग्स फ्रॉम द हाई लिविंग सोसाइटी,
यानी कोल्ड ड्रिंक पीने की आदत हो, ड्रग्स वगैरह लेने की आदत हो, कॉफ़ी पीने की आदत हो, तो आप समझो कि एकदम स्लो केस आपके हाथ में है, तो वो भी एक कारण बना हुआ है। कुछ लोग बहुत ज़्यादा कॉस्मेटिक्स यूज़ करते हैं, तो कॉस्मेटिक भी एक सबसे बड़ा कारण बना होता है कि हमारी दवाएं उतना अच्छा रिजल्ट नहीं दे पाती हैं। इसके साथ में अगर किसी का डाइट सही नहीं है, यानी भोजन की मतलब एक तो समय से भोजन नहीं लेना, देर रात भोजन करना, पैकेज्ड फूड का प्रयोग करना, फास्ट फूड का प्रयोग करना, तमाम केमिकल यूज्ड जो प्रोडक्ट्स हैं उनका प्रयोग करना, कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह बहुत ज़्यादा हैबिचुअल तरीके से लेना, ये भी एक कारण है। और लास्ट बट नॉट लिस्ट, लैक ऑफ एक्सरसाइज। अक्सर देखा जाता है कि जैसे जैसे मतलब जब उम्र थी, एक्सरसाइज जब नहीं करनी थी तो खूब एक्सरसाइज किए, जिम गए, तमाम सारे प्रयोग किए, लेकिन जब वास्तव में एक्सरसाइज करना चाहिए, यानी कि 40 की उम्र के बाद जब मसल्स रिजिड होने लगती हैं, आर्टरीज एथेरोस्क्लेरोज्ड होने लगती हैं, तो ऐसे समय में अगर हम योग का अभ्यास करें, व्यायाम करें और नियमित व्यायाम करें तो उसका लाभ हमको मिलता है। धन्यवाद सर। अक्सर ऐसा देखा जाता है कि कुछ लोग की नोट प्रिस्क्राइबिंग करते हैं, फेवरेट सिम्टम्स होते हैं उनके, तो ये क्या चीज़ है सर? आप ये बताएं कि ये किस तरह से प्रभाव डालता है। दरअसल होम्योपैथिक जो प्रिस्क्रिप्शन है, वास्तव में महात्मा हैनीमैन ने जो सिद्धांत दिया, लॉ ऑफ सिमिलिया, लॉ ऑफ सिम्प्लेक्स और लॉ ऑफ मिनिम का, लेकिन हमने इन बिटवीन हैनीमैन के वंशजों द्वारा कैलकाटा मोड ऑफ प्रिस्क्राइबिंग, विजयकर मोड ऑफ प्रिस्क्राइबिंग और भी तमाम सारे, कोई सेंसेशन मेथड है तो कोई मबी साहब का है तो कोई सहगल मेथड ऑफ ट्रीटमेंट है। बेसिक क्या है कि जैसे हम डॉक्टर्स, जो हमने बताया कि डॉक्टर, एरर फ्रॉम द डॉक्टर साइड में दो बातें प्रमुखता से देखने को मिलती हैं। पहला, की नोट प्रिस्क्राइबिंग, यानी कि जैसे ही पेशेंट 2-4 शब्द बोलता है और हमको लगा कि मेरे काम की चीज़ हो गई और हमने उसी पे प्रिस्क्राइब कर दिया। दूसरा होता है फेवरेट सिम्टम। कुछ डॉक्टर्स अपना कुछ फेवरेट सिम्टम बना लेते हैं और घुमा फिरा के उनका काम होता है कि वो अपने जो आपके पेशेंट हैं उसमें वो अपना फेवरेट सिम्टम ढूंढते हैं। कुछ एक्यूट केसेस में तो उनको सफलता मिल जाती है, या शॉर्ट टर्म डिजीजेस हैं जो कहते हैं कि दवा खाएंगे तो 1 हफ्ते में ठीक होगी, नहीं खाएंगे तो भी 1 हफ्ते में ठीक होगी, तो ऐसे में तो बड़े चमत्कार होते हैं। लेकिन जहाँ भी कॉम्प्लिकेटेड केस होते हैं, कॉम्प्लेक्स डिजीजेस होती हैं, जहाँ पे रियल फंडामेंटल कॉज, जिसमें मियाज़मेटिक कॉज होते हैं, वहाँ पे न तो की नोट प्रिस्क्राइबिंग से काम चल पाती है और ना ही फेवरेट सिम्टम प्रिस्क्राइबिंग से, और ऐसे में देखा जाता है कि हमें फेल्योर ही हमारे हाथ लगता है। धन्यवाद सर। अक्सर ये भी देखा जाता है कि फार्माक्यूटिकल एरर जो आते हैं, तो ये क्या है? और जैसे दवाई मैन्युफैक्चरिंग के समय क्या क्या त्रुटियां मतलब होती हैं, तो इस पे भी आप बताएं सर, ये किस तरह से प्रभावित करती है? देखिए, जो फार्मास्यूटिकल एरर है ये बहुत ही प्रोमिनेंट एरर है, क्योंकि फार्मास्यूटिकल साइड में जो हम देखते हैं, जैसे मान लीजिए वास्तविकता ये है कि हर मेडिसिन, खास करके जो प्लांट्स हैं, हर्ब्स हैं, इनका एक पिक्यूलियर पीक फेज होता है जिसमें इनके अंदर फुल ऑफ मेडिसिनल प्रॉपर्टी होती है। तो क्या आप दवा का चयन उस मेडिसिन, जो मेडिसिनल प्लांट हर्ब जो आपने जिसको लिया, क्या वो आपके फेवरेट टाइम पे लिया या आप अपने आवश्यकता अनुसार कभी भी कलेक्ट कर लिए?
पहला। दूसरा, क्या आपका प्रिपरेशन के समय और फैक्ट्री के लेवल पे आपके वर्कर सावधान हैं, वो कहीं लेबलिंग में गड़बड़ी तो नहीं कर लेते, प्रिपरेशन में गड़बड़ी तो नहीं कर लेते, जो पोटेंटाइजेशन का जो डिफरेंट मेथड है उन मेथड को प्रॉपर फॉलो करते हैं कि नहीं करते हैं। और आजकल तो एक और भी बड़ी बात देखी जाती है कि मैक्सिमम कंपनियां बैक पोटेंसी ले लेती हैं, जो एक मदर फॉर्म रिनाउंस्ड फॉर्म्स हैं वहाँ से, और ले करके आगे का अपना प्रिपरेशन करती हैं। कहने के लिए वो मदर टिंचर सप्लाई कर रही हैं, लेकिन मैक्सिमम 1x होता है। तो ये भी एक कारण है। जी सर, जैसे कि ये भी देखा जाता है कि कई बार रेडियम थेरेपी और एक्सरेज ये सब भी मतलब किस तरह से प्रभावित कर सकती हैं कि दवाई सही सिलेक्शन होने के बाद भी काम नहीं कर रही है पेशेंट पे, तो ये भी सर बताएं। देखिए, जैसे जो रेडिएशनल इफ़ेक्ट होता है, अब जैसे मान लीजिए कैंसर के केस में सिल्वर नाइट्रेट का कॉटराइजेशन करते हैं, जबकि कहा गया है कि अपने यहाँ एक दवा आती है नेट्रम्यूर, जो उसको एंटीडोट करने का काम करती है। बट जो सिल्वर नाइट्रेट कॉटराइजेशन के जो रेडिएशनल इफ़ेक्ट हैं, तो वो तो अपना प्रभाव डालते ही हैं। तो ये भी एक प्रमुख कारण बना हुआ है, और इस प्रकार से वो हमारी दवाओं को ठीक से काम नहीं करने देती। सर, और ये भी अक्सर देखा जाता है कि जैसे साइकिक ट्रॉमा हो गया, डोमेस्टिक जो कंडीशंस होती है फैमिली की, या फिर ओवर एंजाइटी, कुछ स्ट्रेस हुआ, इकोनॉमिकल स्ट्रेस हुआ, तो ये सब भी कारण मतलब ये सब भी क्या प्रभावित करती हैं दवाइयों को कि जो सही से काम ना करें? जी, अगर आप देखेंगे बहुत सारी बीमारियां या बहुत सारे रोग जो हैं, उनके पीछे अगर आप क्रॉनिक डिजीज़ के मूल कारण में देखेंगे तो एंजाइटी एंड स्ट्रेस सबसे बड़ा कारण बना हुआ होता है। एंजाइटी और स्ट्रेस एक रोग देने का भी कारण बनता है। तो ऐसी स्थिति में पेशेंट को खुश रहना, रिलैक्स, मेंटली रिलैक्स रहना, चूँकि जब आप मेंटल स्ट्रेस में होते हैं, डोमेस्टिक स्ट्रेस में होते हैं, सोसाइटी के द्वारा स्ट्रेस में होते हैं, तो ऐसे में आपके अंदर जो इंटरनल मैकेनिज्म है वो उथल पुथल हो जाता है। तमाम प्रकार के स्ट्रेस हार्मोन आपकी बॉडी रिलीज करने लगती है, जैसे ACTH है, एड्रेनलिन है, इस तरह के हार्मोन्स का स्राव करने लगती है। और वो हार्मोन्स जो एक रिदमिसिटी है, यानी वाइटल फोर्स, जो एक सारेगामा पधा निशा के सिद्धांत पे काम करती है, वो रिदम ही बिगड़ जाती है। और ऐसे परिस्थिति में आपको देखने को मिलता है कि इस तरह की चीज़ें, कि हमारी दवाएं बहुत अच्छे से काम नहीं कर पाती हैं। कुछ लोग होते हैं सर जो कि दवाइयाँ, जैसे पेन किलर हो गया, दर्द की दवाइयाँ, थोड़ा सा दर्द हुआ पेन किलर ले लिया, सेडेटिव का यूज़ करते हैं, जैसे नींद की दवाइयाँ का यूज़ करते हैं, एलर्जिक कंडीशन हुआ तो तुरंत एलर्जिक की मेडिसिन यूज़ कर लेंगे, तो क्या ये सब भी प्रभावित करती हैं दवाइयों के? हम लोग एक चैप्टर पढ़ते हैं इंडिस्पोजिशन, उससे स्पष्ट होता है कि अगर जैसे आप एडिक्ट हो रहे हैं, चाहे वो पेन किलर हो, चाहे वो नारकोटिक्स हो, चाहे वो सीडेटिव्स हो, चाहे वो जो भी इस तरह की स्टिमुलेंट्स हैं, और अगर बार बार आप स्टिमुलाई लेते रहोगे तो आपकी मेडिसिन में तो स्टिमुलेंट एक्शन के थ्रू ही काम करती है, प्राइमरी एक्शन क्या होगा ही नहीं। और जब प्राइमरी एक्शन होगा ही नहीं तो सेकेंडरी एक्शन की हम कल्पना ही नहीं करते। तो ये कहीं ना कहीं जो स्टिमुलेंट्स हैं ये हमें प्रभावित कर देते हैं। जी सर, कुछ लोग जैसे होते हैं, सुस्त होते हैं, कोई लैक ऑफ एक्सरसाइज है, मतलब कोई फिजिकल एक्टिविटी नहीं करना है, फास्ट फूड खाना है, दिन भर टीवी देखना है, ये सब चीज़ें करते हैं, और बाहर मतलब कुछ भी मतलब इतना फिजिकल एक्टिविटी नहीं है उनकी, तो क्या ये सब भी दवाइयों को प्रभावित करती हैं कि जैसे सही से 100% प्रभावित करती हैं, क्योंकि जब आप एक लग्जरी लाइफ जीने लगते हैं, वास्तव में ये लग्जरी
कहने के लिए होता है, हमारे तर्क में तो ये मतलब एक बीमारू जीवन है। तो ऐसी परिस्थिति में जो आपका इंटरनल मैकेनिज्म है, वो मैकेनिज्म कहीं न कहीं से सुस्त पड़ जाता है, स्लगिश पड़ जाता है। तो जो रिएक्टिविटी है हमारे वाइटल फोर्स की, जो रिएक्टिविटी है, जिसे कहते हैं ना ससेप्टिबिलिटी, द रिएक्शन इंटरनल एज वेल एज एक्सटर्नल, तो ससेप्टिबिलिटी ही लो हो जाएगी। तो वैसी परिस्थिति में हम रिएक्शन करने और कराने के बारे में सोच ही नहीं सकते। तो इसलिए ऐसी परिस्थितियां भी मतलब ये विकट बनाती हैं, जो कि दवाएं काम नहीं करती हैं और आप बहुत अच्छे से अच्छा लाभ नहीं ले पाते हो। धन्यवाद सर। मुझे यकीन है कि मुझे ये लगता है कि लोगों को ये चीज़ें जो टॉपिक है बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। सर ने बहुत अच्छे से ये बताया है कि क्या क्या ऑब्स्टिकल होते हैं जो कि दवाई का सही चयन होने के बाद भी सही से काम नहीं करती हैं। तो अगर आपको इस पर कोई अपना टिप्पणी देना हो तो ज़रूर दें। धन्यवाद। थैंक यू।